नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है 4 दोस्तों की। ये चारों दोस्त बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। इनके स्कूल की पढ़ाई लिखाई भी एक साथ ही हुई थी। इन चारों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बचपन से ही सारी चीज़ें इन चारों ने मिलजुल कर ही की थी, चाहे वो कोई अच्छा काम हो या फिर कोई बदमाशी, कोई शैतानी हो। कभी अगर किसी एक से कोई गलती हो जाती तो उस गलती की सज़ा भी ये चारों आपस में बांट लिया करते थे। कभी कोई किसी का नाम नहीं लेता कि ये गलती किससे हुई है, इसलिए सज़ा हमेशा चारों को मिला करती थी। कभी कोई खुशी और हंसी का पल आता, वो भी ये आपस में उसी तरह से बराबर बराबर बांट लिया करते थे। इन चारों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। चारों देखते ही देखते अब जवान हो चुके थे और अब इनके कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। इन चारों की ज़िंदगी में हमेशा एक अजीब सा एक्साइटमेंट और नई कुछ चीज़ को ढूंढ कर करने का क्रेज़ बना रहता था और इसमें चारों एक दूसरे का बराबर साथ दिया करते थे, जैसे कि ये बचपन से एक दूसरे का साथ देते चले आए थे। ये चारों अभी आजकल के बच्चे होने की वजह से रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला करते थे और उसके वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। ये हमेशा ऐसी ऐसी जगहों पर जाते जहाँ पर आम लोग जाने से हिचकिचाया या डरा करते थे और उस जगह पर जाकर उस जगह के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर कर लोगों तक एक जागरूकता पहुँचाया करते थे कि वो जगह ऐसी नहीं है जैसा आपने सुन रखा है, वो अलग जगह है। उस जगह के बारे में सारी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये। अब इनको अपने आसपास के एरिया में एक ऐसे बंगलों के बारे में पता चला था जहां पर लोग दिन में भी जाने से हिचकिचाया करते थे। वो बंगलो काफ़ी साल से बंद और वीरान पड़ा हुआ था। उसके पीछे की कहानी हर कोई अलग अलग बताया करता था। उस बंगलों के बारे में सुनते ही इन चारों के मन में अब उस बंगलों में जाने का ख्याल आ चुका था, लेकिन इस जगह पर जाने से पहले पता नहीं क्यों इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हमें वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उस जगह के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बुरा सुन रखा है और ये भी सुन रखा है कि अगर हम वहाँ से बचकर किसी तरह निकल भी आते हैं, फिर भी वहाँ उस जगह की बुराई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बुराई मतलब आत्मा। अब ये बात सुनकर बाकी के 3 दोस्त हंसने लगे और अपने चौथे दोस्त को चिढ़ाने लगे। उस चौथे दोस्त को काफ़ी देर तक चिढ़ाने और उसकी खिंचाई करने के बाद आखिरकार वो चौथा दोस्त भी मान गया था वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि बंगलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो तीनों ही जाएंगे। वो बाहर बंगले के खड़े होकर उन तीनों का इंतज़ार करेगा। इस पर बाकी के 3 दोस्त मान चुके थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों में कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया करते थे। हमेशा जो भी काम आज तक उन लोगों ने किया था वो अपने मन से ही किया करते थे। उन लोगों ने एक दिन तय कर लिया था वहाँ उस बंगलों में जाकर वीडियो बनाने का। इन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से बच्चों ने 2 हफ्ते के बाद उस बंगले में जाने का डिसीज़न लिया था। देखते ही देखते वो 2 हफ्ते भी गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में इन चारों दोस्तों ने अलग अलग तरह से प्लानिंग की थी और जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उनको उस बंगलों के बारे में मिली थी वो इकट्ठा कर चुके थे।
उन्होंने ये भी तय किया था कि वो हर हाल में उस बंगले में दिन में ही जाकर और दिन में ही वीडियो बनाकर बाहर सुरक्षित निकलकर आ जाएंगे और लोगों को जो भी जानकारी अभी तक की उनको पता चली है उसको प्रूफ के साथ वो उनके सामने लेकर आएंगे। अब 2 हफ्ते निकलने के बाद आज वो दिन था जिस दिन उन्हें उस बंगलों में जाकर वीडियो बनाना था। उस बंगलों का एक केयर टेकर या वॉचमैन, आप जो भी उसे कहना चाहें कह सकते हैं, वो वहाँ पर उस बंगले की निगरानी किया करता था, जिससे कोई भी उस बंगलों के आसपास ना तो भटके और ना ही उस बंगलों में जाने की गलती करे। वो हमेशा उसी जगह पर तैनात रहा करता था। इन बच्चों ने उससे भी काफ़ी पूछताछ की थी और सारी पूछताछ के बाद उन्हें ये बात पता चल गई थी कि वो केयर टेकर भी हर वक्त उस बंगले के पास नहीं रहता था। वो कुछ ही समय के लिए आता, वहाँ पर गश्त लगाता और चला जाया करता था। उसके सारे टाइम टेबल को जानने के बाद बच्चों ने अपने अंदर घुसने का एक समय निर्धारित कर लिया था और उसी कुछ समय के अंदर ही वो बंगलों के अंदर जाकर वीडियो बनाकर वापस बाहर आने वाले थे। वैसे भी चौथा दोस्त तो बाहर बंगले की निगरानी करने के लिए रुकने ही वाला था, इसलिए उन्हें पता था कि जब वो केयर टेकर आने लगेगा तो ये बाहर वाला दोस्त उन बाकी के तीनों दोस्तों को फ़ोन करके ये बात बता देगा ताकि वो समय रहते ही बाहर सुरक्षित निकलकर आ जाएं। जब वो उस बंगले के बाहर पहुंचे तो उस बंगले को देखकर डरने जैसी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। वो बंगलो बस देखने में एक उजाड़ सा सुनसान सा घर लग रहा था, जो कि काफ़ी दिनों से खाली पड़े रहने की वजह से और मरम्मत ना होने की वजह से काफ़ी बेहाल और बदहाल सा दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप अपने एक दोस्त को बाहर खड़ा करके तीनों अंदर बहुत आसानी से घुसकर चले गए, क्योंकि वैसे भी उस बंगलों के दरवाजे पर कोई ताला उन्हें ना तो दिखाई दिया और ना ही उन्हें अंदर जाने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब वो तीनों बंगलों के अंदर पहुंचे तो उन्होंने उस बंगले के बारे में जो भी सुन रखा था, वो बंगला देखने में लोगों की बातों से काफ़ी अलग था। मतलब वो बंगला इतना खूबसूरत था, उसके अंदर ऐसी ऐसी बेशकीमती चीज़ें सजा कर रखी गई थी, जैसे वो बंगला पता नहीं कितने प्यार से सजाया गया घर था, जिसे दुनिया के हर कोने कोने से कीमती चीज़ों से लाकर सजाया गया था। उस बंगले की खूबसूरती देखते ही बनती थी। हाँ, काफ़ी दिनों से साफ सफाई ना होने की वजह से उस बंगले की उन सारी सजावट वाली चीज़ों पर भी काफ़ी धूल और मकड़े के जाले बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी चमक, उनकी खूबसूरती गायब नहीं हुई थी, सिर्फ उन धूल और जालों के बीच में दब गई थी, जिसको हाथ लगाते ही वो चीज़ वैसे ही चमक कर बाहर उभर कर दिखने लगती। वो बंगला इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती को देखते देखते इन बच्चों को समय का ध्यान ही नहीं रहा और वो घूम घूम कर बंगले के हर एक कमरे, हर एक कोने को देखने लगे। और जैसे जैसे वो बंगले को अंदर से देखते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वो उस बंगले की खूबसूरती में खोते चले जा रहे थे और घूमते घूमते उन्हें एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जो कि पूरे इस बंगले से काफ़ी अलग था। वो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और चमकता हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कुछ मिनटों पहले ही कोई उस कमरे की साफ सफाई करके गया हो। उन तीनों को उस कमरे में घुसते ही काफ़ी आश्चर्य हुआ और ये बात
समझ में नहीं आ रही थी कि पूरा बंगला अगर ऐसे है तो ये कमरा, सिर्फ ये कमरा, इसकी सफाई इतनी ज़्यादा क्यों करके रखी गई है, या फिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो इतने दिनों में यहाँ पर धूल और मकड़े के जाले, किसी भी चीज़ का कोई भी असर बिल्कुल नहीं हुआ है। अब उनके मन में जितने सवाल पहले से थे, उन सवालों में और कुछ सवालों का बवंडर जुड़ चुका था। वो बच्चे अब और ज़्यादा आश्चर्य से उस कमरे की एक एक चीज़ को करीब से जाकर देखने लगे। वो जैसे जैसे उस कमरे को देख रहे थे, वैसे वैसे लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन में बंधते जा रहे हैं। और तभी अचानक उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने ये कहा कि उसे उस कमरे के अंदर वाले बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ उसके अलावा और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस दोस्त ने उस कमरे के हर कोने को टटोल लिया। ना तो उसे कोई दरवाज़ा समझ में आ रहा था और ना ही ये समझ में आ रहा था कि वहाँ बाथरूम कहाँ है। वो दोस्त बार बार अपने दोनों दोस्तों को ये कह रहा था कि उसे पानी गिरने की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रही है, लेकिन उसके दोनों दोस्तों को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो तीसरा दोस्त पूरी तरह से परेशान होकर बार बार हर दीवार को धकेल कर चेक कर रहा था कि कहीं कोई ऐसा दरवाज़ा तो नहीं जो दीवार के ही रंग का बना हुआ हो और उन्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे उस कमरे में कोई दूसरा दरवाज़ा समझ में नहीं आ रहा था और धीरे धीरे वो पानी गिरने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उस लड़के को अपने सर पर कुछ बूंदें गिरती हुई महसूस हुई। उसने जब अपने सर पर हाथ घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। अचानक उसके मुंह से तेज चीख निकल आई। उसके हाथ पर और सर पर कोई पानी की बूंद नहीं बल्कि खून की बूंद गिरी थी, जो कि बिल्कुल ताज़ा थी। वो उस खून की बूंद को देखकर काफ़ी डर चुका था। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखी, ऊपर नीचे हर तरफ, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये खून की बूंद अचानक उसके सर पर कहाँ से गिरी। वो अपने दोस्तों को दिखाकर रोने लगा, लेकिन उसके दोस्तों को उसके सर पर या हाथ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके दोस्त काफ़ी घबरा रहे थे कि उसके इस दोस्त को क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, देखो भाई, अब मुझे डर लग रहा है, ये अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है और हमें भी पता है ये ऐसा नहीं है कि इसे इस तरह से कोई चीज़ दिखाई दे, और वैसे भी हमारे चौथे दोस्त ने तो पहले ही मना कर दिया था अंदर आने से, उसे भी किसी बात का डर था, तो इसलिए अब मुझे लगता है बस बहुत हुआ, चलो अब हम लोग को बाहर चलना चाहिए। इस बात पर वो दोनों दोस्त राज़ी हो चुके थे। वो अपने तीसरे दोस्त को संभालते हुए अब बंगलों के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वो बंगलों के उसी मेन गेट पर पहुंच चुके थे जहां से वो अंदर आए थे, लेकिन वो गेट लॉक हो चुका था। ऐसा कैसे हो सकता था? उस गेट पर तो कोई ताला ही नहीं था। उन्होंने बहुत ज़्यादा उस दरवाजे को खींचकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब उन्होंने खिड़की पर जाकर अपने बाहर खड़े दोस्त को आवाज़ देकर दरवाज़ा खोलने का इशारा करना शुरू किया, लेकिन वो दोस्त बाहर खड़ा खड़ा डर से कांप रहा था। उसे ऐसा क्या दिखाई दे रहा था? क्या उसे अपने दोस्त नज़र नहीं आ रहे थे? क्या उसे अपने दोस्तों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी? इधर अंदर वो दोस्त अपने बाहर खड़े दोस्त का रिएक्शन देखकर काफ़ी घबरा रहे थे। उन्होंने अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन फ़ोन के अंदर से जो जवाब उन्हें सुनाई दिया
वो सुनकर वो काफ़ी डर चुके थे। फ़ोन के अंदर से उन्हें ये जवाब मिला कि तुम इस घर में अपनी मर्ज़ी से आए हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्ज़ी से, और तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम तीनों को यहीं रहना पड़ेगा, हमारी कैद में। और एक तेज हंसी के साथ उनके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। फ़ोन के कई टुकड़े हो चुके थे। ये बात जिस लड़के ने फ़ोन लगाकर की थी, उसने ये कॉल स्पीकर पर रखा था, जिससे उसके बाकी के दोस्तों ने भी ये आवाज़ और ये बात साफ साफ सुनी थी। अब वो डर से कांप रहे थे। वो बार बार कभी भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते, तो कभी खिड़की पर लटक कर अपने दोस्त को इशारे करके बुलाने की कोशिश करते। वो जितनी बार खिड़की पर आते, उतनी बार उनका दोस्त ऐसे डर रहा था जैसे वो कोई बहुत भयानक चीज़ देख रहा हो। वो वहीं खड़ा डर से कांप रहा था। वो बार बार ये कोशिश कर रहा था कि वो वहीं पर टिका रहे, लेकिन आखिरकार शायद उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी थी। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इधर अंदर ये तीनों दोस्त पागलों की तरह हर खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक वो दोस्त जिसके सर पर खून की बूंद गिरी थी, उसका चेहरा अजीब सा होने लगा और उसकी आंखें लग रहा था जैसे अब उसके चेहरे को चीरते हुए बाहर आ जाएंगी। वो दर्द से चीख रहा था, अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उसके दोस्त चाह कर भी उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अब उसके दोस्तों को कोई उसके तीसरे दोस्त के सामने खड़ा होकर उसकी आंखों को खींचकर बाहर निकालता हुआ एक अजीब सा, ना तो वो इंसान था और ना ही कोई साया, धुएं से बनी हुई कोई अजीब सी चीज़ थी जिसकी आंखें लाल लाल भयानक चमक रही थी। उसने तुरंत थोड़ी ही देर में उनके तीसरे दोस्त की आंखें निकाल ली और अब वो तीसरा दोस्त छटपटाकर ज़मीन पर गिर गया। उसके ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन में से कुछ हाथ निकलकर उसे जकड़ चुके थे और वो धीरे धीरे उस तीसरे दोस्त के शरीर को उस ज़मीन में, उस पक्की ज़मीन में इस तरीके से अंदर खींचते जा रहे थे जैसे वो कोई सीमेंट का या टाइल्स का फर्श नहीं, वो कोई दलदल हो। और उस दलदल में वो दोस्त चीखता चिल्लाता, हाथ पैर पटकता हुआ अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। ये नज़ारा वो दोनों लड़के सामने खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि वो अपनी जगह पर जम चुके थे। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही देखते देखते उनका तीसरा दोस्त उस फर्श में धंसकर गायब हो चुका था। उस तीसरे दोस्त के ज़मीन में धंसते ही इन दोनों में से एक लड़का जैसे किसी की पकड़ से छूट गया हो और वो पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगा। जब वो इधर से उधर भाग रहा था, तब अचानक लगा जैसे किसी ने बहुत सारे तलवार के वार उसके शरीर पर कर दिए हों। उसके शरीर के सारे हिस्से देखते ही देखते उस तीसरे दोस्त की आंखों के सामने ही अलग अलग हो चुके थे। वो सारे उसके शरीर के हिस्से हवा में तैर रहे थे, जिनसे खून के फव्वारे छूट रहे थे। वो फव्वारे अब इस तीसरे दोस्त के शरीर पर पड़ रहे थे। ये पूरी तरह से खून में नहा चुका था और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने उसके उस दूसरे दोस्त के शरीर के सारे हिस्से हवा में कहीं गायब हो चुके थे और एक आखिरी चीख निकली। उसके बाद यहाँ क्या हुआ ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उधर बाहर वो जो चौथा दोस्त था, जो कुछ ऐसी चीज़ देख रहा था
जिसके डर से वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुका था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो केयर टेकर आया और उसने वहाँ पर उस लड़के को बेहोश देखकर उसे होश में लाने की कोशिश की। उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार वो चौथा दोस्त होश में आ चुका था। वो जैसे ही होश में आया, उसने तुरंत उस केयर टेकर के आगे हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, बाबा प्लीज़ कुछ भी कीजिए, मेरे दोस्तों को बचा लीजिए। मेरे दोस्त इस बंगले में चले गए हैं और मैं बहुत देर से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो बाहर ही नहीं आए और मुझे यहाँ हर खिड़की पर कोई अजीब सी आकृति नज़र आ रही है। वो इतनी भयानक थी, वो लग रहा था जैसे वहाँ से बाहर निकलकर मेरी जान ले लेगी। वो देखकर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो चीज़ें अंदर हैं तो मेरे दोस्त, उनका क्या हुआ बाबा? कुछ कीजिए, उनको किसी भी तरह बाहर लेकर आइए। ये सुनते ही उस केयर टेकर ने अपने हाथों से अपना माथा पीट लिया। उसे ये बात साफ साफ समझ में आ चुकी थी कि शायद उसके जो दोस्त अंदर गए हों, वो दोस्त अब नहीं रहे। लेकिन वो ये बात उससे अभी कहना नहीं चाहता था। केयर टेकर ने तुरंत कुछ तैयारियां की और अपने साथ कुछ लोगों को लिया और उसने उस बंगलों का दरवाज़ा खोला। उसने पूरे बंगलों का चक्कर थोड़ी ही देर में पूरा कर लिया था। उसने उस बंगलों के एक एक कमरे को, एक एक कोने को अच्छी तरह से चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चे वहाँ पर नहीं मिले। बच्चे क्या, बच्चों का नामो निशान भी उस पूरे बंगले में नहीं था। ये बात उन्होंने बंगले से बाहर आकर उस चौथे लड़के को बता दी। वो चौथा लड़का ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने ही उसके तीनों दोस्त उस बंगले में दाखिल हुए थे और वो बंगले से बाहर आए ही नहीं। तो उनके साथ क्या हुआ, ये बात कहीं ना कहीं उस केयर टेकर को अच्छे से पता थी, क्योंकि उसके मना करने के और समझाने के बावजूद भी उस बंगलों में ऐसे कई लड़के, ऐसे कई बच्चे और ऐसे कई लोग जा चुके थे और ये गलती कर चुके थे, जो कि उस बंगले से कभी बाहर नहीं आए थे, क्योंकि उस बंगले में कोई आम आत्माएं नहीं रहती थी। वो ऐसी अतृप्त, अशांत आत्माएं थीं जिनको काफ़ी कोशिशों के बाद भी वहाँ से हटाना नामुमकिन था। इसलिए वो बंगलो सालों से बंद करके वैसे ही छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उस चौथे दोस्त के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और आखिरकार उन तीनों बच्चों के माता पिता भी अपनी हर कोशिश करके अब हार चुके थे। अब उनके हाथ में भी सिर्फ और सिर्फ नाकामी थी, क्योंकि उन तीनों बच्चों का कोई भी निशान कहीं भी उन्हें कभी नहीं मिला। इस चौथे बच्चे ने जो चीज़ें खिड़की पर देखी थीं, उन चीज़ों का असर उस बच्चे के ऊपर काफ़ी वक्त तक रहा। वो भी एक गहरे सदमे में था, जिससे निकलने के लिए उसे काफ़ी समय लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी काफ़ी समय बाद नॉर्मल हो पाई और उस समय के बाद उसने ज़िंदगी में कभी भी दोबारा पलटकर उस बंगले की तरफ गलती से भी नहीं देखा। यहाँ तक कि अगर कभी कोई उस बंगले का जिक्र भी करता, तब भी वो बच्चा हमेशा वहाँ से उन बातों को अनसुना करके चुपचाप निकल जाया करता था। आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में सुने तो हमेशा अनसुना ही करना। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा
हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।